अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ आईटी में आज ये लास्ट क्वेश्चन है, एसडीएलसी एंड द फेजेस ऑफ एसडीएलसी। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड के एग्जाम्स में जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, उनमें ऑलमोस्ट कोई ही साल ऐसा होता है जिसमें इस क्वेश्चन को मिस किया जाता है। बाकी ऑलमोस्ट तमाम जो है बोर्ड में ये एक एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब ये है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो किसी एक बंदे का काम नहीं होता, कुछ लोगों की टीम मिलकर किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो फेजेस, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो स्टेप्स, जो रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं। SDLC stands for System Development Life Cycle. Set of different steps that are required to develop a system is called System Development Life Cycle. अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि यहाँ सिस्टम से मुराद सॉफ्टवेयर है। अब यूं भी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपको पता है जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद उसको प्लानिंग के बाद उसको जो है उसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लाजा बन रहा है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो उसके सबसे पहले उसका जो है उसका ठेका वगैरह दिया जाता है। उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है, उसमें कास्ट फैक्टर को मेजर किया जाता है। उसके बाद उसका जो डिज़ाइन है वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो आप यूँ कह सकते हैं कि मिस्त्री वगैरह लगाकर उसको कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो हम कंप्यूटर की ही बात करेंगे, हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, जो इंग्रेडिएंट्स, जो आप यूँ कह सकते हैं कि पार्ट्स, जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, उन तमाम का कम्बिनेशन जो है SDLC कहलाता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं इसकी कौन कौन सी फेजेस हैं। इसकी बेसिकली 7 फेजेस हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि इसके पार्ट्स भी इसको बोला जाता है या समटाइम इसको फेजेस भी बोला जाता है। सबसे पहला जो फेज है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी इब्तदाई तहकीकात। फिर सिस्टम एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस है। अब एक एक की जो डिटेल है वो आगे चल के देखते हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। अब ये इसकी जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपने 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 नंबर की सिर्फ ये डायग्राम होती है। अब यहाँ पे आपने जो एक चीज मेक श्योर करनी है वो ये है कि सबसे जो पहली स्टेप्स है, उसके बाद दूसरी स्टेप है, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ये एरो का निशान आप देख रहे हैं नीचे की तरफ है। फिर यहाँ से बैक एरो भी जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बैक एरो का मतलब है जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। अगर इंस्टॉलेशन में कोई एरर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने आपको कोई रिक्वायरमेंट बताई होती है, उनके अकॉर्डिंग आपने सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया होता, तो आप फिर पीछे की तरफ जाते हैं। मतलब आप टेस्टिंग देखते हैं कि टेस्टिंग सही की है, फिर आप कोड देखते हैं कि कोड सही लिखा हुआ, सॉफ्टवेयर का जो कोड लिखा है वो सही लिखा है, क्या डिजाइन सही किया हुआ है, क्या सिस्टम की जो एनालिसिस था, सिस्टम का जो तज्जिया किया था वो ठीक था या नहीं था। तो ये चीज जरूर आपने मेक श्योर करनी है कि ये जो बैक एरो जा रहा है ये मेंटेनेंस से नहीं जा रहा, ये इस फेज से जा रहा है। अब एक एक की एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये बैक एरो इम्प्लीमेंटेशन से ही क्यों एनालिसिस तक जा रहा है। ठीक हो गया, आगे देखते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। यानी इब्तदाई तहकीकात में कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द SDLC, द सिस्टम इन्वेस्टिगेटर। इस फेज के अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले होती है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जो सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसकी तहकीक की जाती है, रिसर्च की जाती है कि उसमें बनाना क्या क्या है, उसकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एडमिन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनको कैसे यूज किया जाना है इस सॉफ्टवेयर को। फिर दूसरा इसमें होता है सिस्टम स्कोप। स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री, यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कौन कौन सी चीजों को कवर अप करना है। ठीक है, यानी आपने एक बाउंड्री के अंदर रहकर जितने भी जो चीजें बनाने के लिए आपको बोला गया है उन्हीं चीजों को आपने कवर करना है, उससे बाहर आपने नहीं जाना। उसके बाद है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी मीन पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं
वो पॉसिबल है बनाना या नहीं है। आया आपके पास टीम है डेवलपर की, आपके पास लोग हैं, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास ऑफिस है, आपके पास प्रॉपर उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सारी चीजें रिसोर्सेज वगैरह मौजूद हैं या नहीं है। यानी ये पहली तहकीक। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोल दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसकी आप कह सकते हैं कि प्राइस आप 50 लाख हो। जाहिर है 50 लाख का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास टीम भी 50-60 लोगों की होनी चाहिए। और अगर वो बोल दिया जाता है कि 8 दिन में हमें चाहिए, तो अगर आपके पास लोग ही 8-10 हैं तो 50 लाख का प्रोजेक्ट है, तो जाहिर है अगर इतनी ज्यादा कॉस्ट है तो प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा होगा। तो यानी देखा जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो पॉसिबल है बनाना या नहीं है। तो ये फर्स्ट फेज है। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो है एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम का एनालिसिस किया जाता है, यानी उसका तज्जिया किया जाता है, उसको डिटेल से देखा जाता है। एनालिसिस में 3 चीजें होती हैं। वर्किंग सिस्टम को, जो करंटली जो सिस्टम वर्क कर रहा है ना, यानी कि किसी कॉलेज के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, जो पहले ऑलरेडी उनके पास अगर तो कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसको देखेंगे आया उसमें कमियां क्या क्या हैं, उसमें मेंटेनेंस कहाँ कहाँ पे होने वाली है, उसमें अपग्रेडेशन कहाँ कहाँ होने वाली है, उसमें क्या क्या चेंजिंग होने वाली है, आप उसको देखेंगे। पहला क्या है, स्टडी द वर्किंग ऑफ करंट सिस्टम। अगर पहले उनका सॉफ्टवेयर कोई नहीं चल रहा तो फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट्स। आप यूजर का मतलब यह है कि किसी कॉलेज के लिए आप गए हैं जो है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखोगे। यानी आप ये देखोगे कि स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, टीचर्स की तादाद कितनी है, टाइम टेबल क्या है, स्केड्यूल क्या है, प्लानिंग क्या है, फीस क्या है। ये सारी चीजें आप जो है उनसे रिक्वायरमेंट्स, पूरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स किसी आप जो है पेज के ऊपर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स से गैदर करेंगे, इकट्ठी करेंगे। फिर तीसरा है रिकमेंड अ सूटेबल सॉल्यूशन। आप उनको सूटेबल यानी कि सूटेबल सॉल्यूशन को रेकमेंड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यूजर आपसे कुछ सिस्टम बनाना चाह रहा है तो आप उसको रेकमेंड करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो सॉफ्टवेयर का कोड लिखता है, उसको पता होता है, बेहतर तरीके से पता होता है कि उसने दूसरा जो यूजर बता रहा है क्या उसके मुताबिक, उसके करंट एनवायरनमेंट के मुताबिक वो ठीक रहेगा, या उसको दूसरा सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया जाए। ठीक है, तो आप जो भी डेवलपर होता है वो उसको दूसरा सूटेबल सॉल्यूशन भी बताता है कि ये नहीं, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये दूसरी फेज है, यानी आप सिस्टम का एनालिसिस कर दें। उसके बाद जो तीसरी फेज है दैट इज डिजाइन। डिजाइन क्या होता है, डिजाइन में जब आपने सिस्टम का एनालिसिस कर लिया है उसके बाद आप उसका डिजाइन बनाएंगे। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है, कागज पे बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर पे बनाया जा सकता है। अब डिजाइन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिस्टम का डिजाइन बनाया जाता है। द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम मॉडल। यानी सिस्टम का एक मॉडल, उसका नमूना, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसके लिए जो 2 सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं ना, जो मॉडल बनाने के लिए, एक तो एमएस प्रोजेक्ट है, दूसरा है पर्ट चार्ट। अब ये जरा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, ये सबसे पहले देखें प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट की कंप्लीट डेज है कि 16 दिन में कंप्लीट होगा। ये देखें ऊपर लाइन जो जा रही है ना, ये पूरे यहाँ तक इन डेज को शो कर रही है। ये देखें ट्यूसडे तक इसको शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग पहली फेज है वो 7 दिन में कंप्लीट होगी। जाहिर है प्लानिंग भी इतनी जल्दी नहीं होती। प्लानिंग में 2 टास्क होंगे, टास्क 1 है, टास्क 2 है। टास्क 1 2 दिन लेगा, टास्क 2 जो है 1 वीक लेगा। फिर कोडिंग है, ये 9 दिन लेगा। टास्क 3, इसमें एक टास्क 3 टास्क है वो 4 दिन लेगा। एक टास्क 4 है वो 5 दिन लेगा। फिर टेस्ट है, टेस्टिंग फेज होती है, ये 10 दिन लेगा। यानी सातों की सातों फेजेस को ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। और आगे ये जो पट्टी है ना, ये बता रही होती है अब ये 2 दिन है। यहाँ पे इसकी जो आप कह सकते हैं पट्टी छोटी है, ये 7 दिन है, इसकी बड़ी है। ये देखें 1 वीक है इसकी, इससे थोड़ी सी बड़ी है। 9 डेज है इसकी, इससे थोड़ी सी बड़ी है। इस तरह से ये पूरी की पूरी आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग देता है। आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की एक जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि प्रोजेक्ट इतने दिन में कंप्लीट होगा। उसके बाद दूसरा देखें, ये जरा पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट 7 की 7 फेजेस को, एक फॉर एग्जांपल पहली फेज है सिस्टम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें 3-4 फेजेस हैं, हर फेज कितने दिन लेगी वो यहाँ पे जो है उसको ड्रा किया जाता है। इस तरह 7 की 7 फेजेस को इस तरह से ड्रा किया जाता है कि कितने दिन में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी एक सिस्टम बना है, उसके लिहाज से उसके जो है यहाँ पे एक एमएस प्रोजेक्ट यानी सॉफ्टवेयर के ऊपर ड्रा किया गया। ये पहली फेज 3 दिन में कंप्लीट होगी, दूसरे 3 दिन में, तीसरी 3 दिन में, चौथी 3 दिन में, फिर ये आगे चल रहा है। फिर ये नीचे भी ऐसे जो है ये पट्टी चल रही है। तो ये सॉफ्टवेयर जिसपे आप
मॉडल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसे MS प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ये दूसरा है PERT चार्ट, ठीक है जी। उसके बाद जो चौथी फेज है वो होती है जी कोडिंग। कोडिंग दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फेज है इसकी। कोडिंग में आप यूं कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका कोड लिखा जाता है, यानी उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, उसकी हिदायत लिखी जाती है कि सॉफ्टवेयर ने काम कैसे करना है। कोडिंग फेज में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा ही आपको टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होती है, बजट चाहिए होते हैं। बजट से मुराद ये है कि आपको हाई डेवलपर चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसके लिए आपको ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत ज्यादा सीनियर हो। जाहिर है जो सीनियर सॉफ्टवेयर है वो 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक वो जो है पे करते हैं, मंथली जो है वो लेते हैं। तो किन लैंग्वेजेस में कोड लिखा जा सकता है, सबसे पहले सी है, C++ है, जावा, PHP, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। इनमें से किसी भी लैंग्वेज को चूज करके आप कोड लिख सकते हैं। अब ये जो PHP, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, ये जो 4-5 लैंग्वेजेस हैं, पूरी की पूरी फेसबुक इन लैंग्वेजेस पे बनी हुई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जैसे आप लाइक करते हैं या आपको शेयर करते हैं, आप लाइक आप सिर्फ एक कर सकते हैं, दूसरा लाइक नहीं कर सकते। आप शेयर जितने मर्जी कर सकते हैं, कमेंट जितने मर्जी कर सकते हैं, वो पीछे उसके कोडिंग की होती है। कोडिंग बैक एंड पे जो कोडिंग है वो PHP होती है, ठीक है। जो डिजाइनिंग आपको नजर आ रही होती है, जो पेज बने हुए HTML है, जो ऊपर डिजाइनिंग बनी होती है, लाइक का बटन आप देख रहे होते हैं वो ब्लू कलर का होता है, या वो दोनों जो डिजाइनिंग की होती है वो CSS और बूटस्ट्रैप की मदद से की होती है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आपको आ रहे होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का कोड लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम फेज है SDLC के अंदर। उसके बाद जो है जो पांचवी फेज है वो टेस्टिंग है। टेस्टिंग में ये होता है कि आप देखें कोई भी चीज जब उसको डेवलप करने के बाद मार्केट में लॉन्च किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, कोई भी गाड़ी है, डेवलप करने के बाद उसको मार्केट में जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें उसको चेक किया जाता है यूजर के पर्सपेक्टिव से कि क्या ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो काम नहीं कर रही होती तो उसको दोबारा से पिछली फेज में जाकर उसका जो है कोड सही किया जाता है। अब इसमें दो फेज हैं, एक यूनिट टेस्टिंग होती है, एक सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक एक मॉड्यूल को, एक एक पार्ट को अलग-अलग चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर आपने लिखा है उसमें तो 500 लाइन है, 10-10 लाइन का एक जो है यूनिट बना हो, तो 10-10 लाइंस को जो है वो चेक करेंगे क्या इनमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो ठीक है या नहीं है। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप होने के बाद पूरा चेक कर लिया जाता है कि क्या पूरा सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूनिट टेस्टिंग में आप पार्ट्स को चेक करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग में पूरे सिस्टम को चेक करते हैं। उसके बाद जो 6th फेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, यानी जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी उसको लॉन्च किया जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, यूजर टू सॉल्व द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन। का मतलब ये होता है कि आपने एक जगह से सिस्टम को पकड़ कर दूसरे यानी यूजर के एनवायरनमेंट में जाकर, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज है, उसके एडमिन ने आपको, उसके प्रिंसिपल ने आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला है, तो आप उसके एनवायरनमेंट में जाके, उसके सॉफ्टवेयर में जाके, उसके कंप्यूटर में जाकर उसको इंस्टॉल कर देंगे, यानी आपने सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया एक प्लेस से दूसरी जगह पे। उसके बाद इसकी जो लास्ट फेज है दैट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर बना ली है, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसकी जो आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी फेजेस खत्म नहीं होती, वो जो मेंटेनेंस होती है, जो लास्ट फेज है, ये लास्ट तक रहती है जब तक सॉफ्टवेयर चलता रहता है। यानी आप देखें कोई गाड़ी वगैरह है, गाड़ी को जब तक आप प्रॉपरली उसको ऑयल चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर उसकी जो है मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसको जो है उसका प्रॉपर तरीके से उसको ऑयल चेंज नहीं करेंगे या उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो गाड़ी 2 साल चलेगी, 4 साल, 5 साल, उसके बाद वो खराब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर होता है, जब तक सॉफ्टवेयर की आप मेंटेनेंस करते रहेंगे सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। हो सकता है उसमें कोई एरर आ जाए, कोई बग्स आ जाए, तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फेज होती है बिगिन आफ्टर सिस्टम, जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है उसके बाद इसकी जो है मेंटेनेंस स्टार्ट होती है, यानी देखभाल। अब यूँ कह सकते हैं कि मेंटेनेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब अगले साल उसने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें जो डेटाबेस बनी है वो फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। अगले साल हो सकता है स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं 1500 स्टूडेंट, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। पहले उसके अंदर 1000 स्टूडेंट्स के डाटा की जगह थी, अब उसको 1500 स्टूडेंट्स के डाटा की जगह करने के लिए उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अपग्रेड द सिस्टम टू मीट द न्यू रिक्वायरमेंट्स। अगर न्यू कोई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, न्यू जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, आप यूँ कह सकते हैं जो मार्केट की डिमांड्स है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आईटी के अंदर रोजाना जो है कोई ना कोई न्यू एडवांसमेंट आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को
पूरा करने के लिए हर रोज आप यूं कह सकते हैं कि विद इन वीक या विद इन मंथ जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को जो चल रहा होता है उसको